अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो हमारे सेकंड टॉपिक प्रोसेस मैनेजमेंट की लास्ट वीडियो है। प्रोसेस मैनेजमेंट का जो टॉपिक है बेसिकली वो आज ख़त्म होने को है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। हमने इससे प्रीवियस कोई 6-7 वीडियोस में सारे एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझ समझ के डिस्कस किया है। अब बारी है उनके प्रोज एंड कॉन्स पे बात करने की, किसके क्या एडवांटेजेस हैं, किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, इस वीडियो का मकसद ये है कि यार समटाइम्स एग्ज़ाम्स में ऐसा आ जाता है कि कोई फॉर एग्जांपल कोई एक एल्गोरिथम आ गया। राउंड रॉबिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो उससे रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन आता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने के लिए, तो वो इसके साथ ये भी पूछ लेते हैं कि यार इसके एडवांटेज भी बता दो, इसके 2 एडवांटेज बता दो या इसके 2 डिसएडवांटेज बता दो। तो ऐसी वाली सिचुएशन को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों को एक ओवरऑल जो है वो एक आइडिया मिल जाएगी किसके क्या एडवांटेजेस हैं, किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ताकि एग्ज़ाम में कहीं पे भी एक छोटी सी चीज़ पूछ ली गई किसी सवाल के साथ मिला के, तो एटलीस्ट आप उसको आंसर कर सको। तो ये सारे के सारे वो एल्गोरिथम्स हैं जिनकी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, एंड होपफुली आप लोगों ने देख भी ली होगी। सारे एल्गोरिथम्स को हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कवर किया है, और आज हम इन सब के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे बात करने वाले हैं। एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट के, तो उन नोट्स का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप नोट्स ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और क्वेरी है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शंस के थ्रू पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कुछ रिक्वेस्ट करनी है या एक्सवाइज़ कोई भी बात है, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट एल्गोरिथम की, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अच्छा, मैं ना इस वीडियो में एल्गोरिथम्स की डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। उसका रीज़न ये है कि समझ के तो हम सब कुछ पहले ही आ चुके हैं। इन केस अगर आपको यहाँ पे इस वीडियो में ऐसा फील हो कि यार ये चीज़ समझ नहीं आई, इस एल्गोरिथम के बारे में अगर ये थोड़ा बता देती तो अच्छा हो जाता, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हो, तो वीडियोस मौजूद हैं सारे एल्गोरिथम्स की, आप वो वीडियो देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे बात करने वाले हैं, कंसिडरिंग कि आप लोगों को इन सारे एल्गोरिथम्स के बारे में पहले से पता है, आप पहले सारी वीडियोस देख के आ चुके हैं। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एडवांटेजेस की बात करें तो यार सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो था कि यार जो पहले आया वो पहले एग्जीक्यूट होगा, तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। एक फेयर स्केड्यूलिंग हो रही थी, हर प्रोसेस जो है वो जिस ऑर्डर में आ रहा था उस ऑर्डर में जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा था। नॉन प्रीएम्प्टिव था, तो कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ओवरहेड नहीं था। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की ये टर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। एक बार क्विकली ओवरव्यू दे दूं इन केस आपको नहीं पता, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ये होता है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच करना। अब क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो सीपीयू जो है वो स्विच करता ही नहीं था, वो एक ही प्रोसेस को चलाता था, तो कोई ओवरहेड भी नहीं होता था। ये तो हो गए हमारे एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो अगर हमने इसमें एक टॉपिक डिस्कस किया था इस वीडियो में, कॉनवॉय इफेक्ट, तो वो तो हमने काफ़ी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिया था। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि यार ये डिसएडवांटेज क्या है, और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एनीवेज, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पुअर रिस्पॉन्स टाइम। जाहिर है इसमें क्या हो रहा था कि कॉनवॉय इफेक्ट की वजह से एक प्रोसेस चले जा रहा था काफ़ी देर तक, बाकी के सारे प्रोसेस रुके हुए थे, तो रिस्पॉन्स टाइम भी पुअर हो गया था कि सिस्टम ऐसा लग रहा था कि कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, सिस्टम में कुछ हो ही नहीं रहा है, जबकि उसका एक प्रोसेस चल रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि यार सिस्टम में हमें कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो रिस्पॉन्स टाइम इसका काफ़ी ख़राब हो गया था। अच्छा, इसके बाद ये है कि यार नॉन प्रीएम्प्टिव को हम एज अ डिसएडवांटेज भी कंसिडर कर सकते हैं कि यार ये हमें हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए इंटरप्शन अलाउ नहीं करता है। फॉर एग्जांपल कि कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया कि जिसको फ़ौरन ही एग्जीक्यूट करना है, तो वो काम भैया हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस पहले आएगा वही पहले चलेगा। सिंपल सा रूल है इसका।
अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एल्गोरिथम पे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये भी एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ये था कि वेटिंग टाइम इसमें जो है वो कम हो गया था, थोड़ा एवरेज उसका जो है वो कम हो गया था, क्योंकि हम क्या कर रहे थे कि जो छोटी छोटी जॉब्स थी उनको जल्दी जल्दी पहले एग्जीक्यूट कर देते थे। तो इससे हमारा जो है वो एवरेज वेटिंग टाइम भी कम हुआ था, हमारा रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत बेहतर हुआ था, इससे कि छोटी छोटी जॉब्स पहले एग्जीक्यूट हो जाती थी। तो एटलीस्ट हमें नज़र आता था कि यार सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम थोड़ी स्पीड में वर्क कर रहा है, हमें एक ये फीलिंग आती थी। डिसएडवांटेज की इसमें अगर बात करें तो इसमें आ जाता था हमारे पास स्टारवेशन का प्रॉब्लम, कि अगर हमारे पास जो है छोटी छोटी प्रोसेस आते गए और वो एग्जीक्यूट होते गए, तो कोई लॉन्गर प्रोसेस बेचारा फंस जाएगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेस्ट जो प्रोसेसेस हैं वो आते रहेंगे और लॉन्गर प्रोसेस जो है वो वेट ही करता रह जाएगा। तो ये एक स्टारवेशन वाली सिचुएशन हो जाएगी। और रियल टाइम में इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। उसका रीज़न ये था कि यार हमें इसमें ना बर्स्ट टाइम पहले से पता होने चाहिए कि कौन सी प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा, ताकि हम उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोसेस चलेगा। जिसका टाइम सबसे छोटा है उनको हम पहले चलाएंगे, तो इसलिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए बर्स्ट टाइम की। तो थोड़ा रियल टाइम में इसको डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये हमारे पास प्रीएम्प्टिव है। इसमें हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, उससे भी कम एवरेज वेटिंग टाइम हो गया। इसका वेट कम करना पड़ा, क्योंकि जो शॉर्टर प्रोसेस हैं वो बीच में रुक भी सकते हैं, वो लॉन्गर प्रोसेस को बीच में रोक भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लॉन्गर प्रोसेस चल रहा था, शॉर्टर प्रोसेस आया, बीच में रोका, शॉर्टर प्रोसेस चला, अब लॉन्गर वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। तो ऐसी वाली सिचुएशन हो गई थी, तो काफ़ी आसानी हो गई थी। अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस ज़ाहिर है इसमें इंक्रीज़ हो गई थी, क्योंकि ये हमारे रियल टाइम और इंटरेक्टिव सिस्टम्स के लिए अच्छा था। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ज़ाहिर है लॉन्गर प्रोसेस जो है, सेम सिचुएशन थी कि यार उनकी स्टारवेशन इसमें भी पॉसिबल थी कि शॉर्टर प्रोसेस जो है वो बार बार आते रहेंगे, तो लॉन्गर प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले आ जाएगा उन प्रोसेसेस में। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ज़ाहिर है कि कॉम्प्लेक्स थी। उसका रीज़न ये था कि इसमें एक चलते हुए प्रोसेस को भी बीच में से रोक के उसका बर्स्ट टाइम बाकी के प्रोसेसेस के बर्स्ट टाइम से कंपेयर करना, फिर डिसाइड करना कि अगला प्रोसेस कौन सा चलेगा। तो ये थोड़ी सारी जो सिचुएशन थी कॉम्प्लेक्स हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है राउंड रॉबिन, एक प्री एम्प्टिव एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन में क्या हुआ, फेयरनेस आ गई कि सारे प्रोसेसेस को इक्वल टाइम मिला। कि फॉर एग्जांपल राउंड रॉबिन में अगर हमारा टाइम स्लाइस जो है वो 3 सेकंड्स का है, तो हर प्रोसेस 3 सेकंड चलेगा एक एक करके। ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, दूसरा प्रोसेस जो है उसको टाइम नहीं मिल रहा है, स्टारवेशन का मसला आ रहा है कुछ भी। तो ऐसी वाली सिचुएशन तो इसमें से ख़त्म हो गई। टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए अच्छा होता है, ज़ाहिर हम इसमें टाइम शेयर कर रहे हैं अमंग द प्रोसेसेस। प्रीएम्प्टिव है और प्रिवेंट्स एनी सिंगल प्रोसेस फ्रॉम मोनोपोलाइजिंग सीपीयू। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ही प्रोसेस जो है वो पूरे सीपीयू पे कब्जा करके बैठ गया और वही चला जा रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। बीच में प्रोसेस को रोक दिया, अगला प्रोसेस चल गया, वापस से पहला प्रोसेस कंटिन्यू हो गया। तो ये सारी सिचुएशन इसमें हमारे पास पॉसिबल थी। डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर टाइम क्वांटम बहुत कम हुआ हमारा, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ओवरहेड इंक्रीज होगा। बार बार अगर 2 सेकंड्स के 10 प्रोसेस हैं, तो P1 चला 2 सेकंड, फिर P2, P3, P4, P5, P6, P10 तक चला, फिर दोबारा से P1, P2। तो इस तरीके से मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा होगी अगर टाइम क्वांटम जो है वो शॉर्ट है। दूसरा ये पॉइंट यहाँ पे काइंड ऑफ सिमिलर ही है कि हमारे पास जो टाइम क्वांटम का डिसीजन लेना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक सही टाइम क्वांटम यहाँ पे हमें डिसाइड करना है। क्योंकि अगर हमने बहुत छोटा ले लिया तो क्या होगा कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ओवरहेड बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हमने कोई बहुत बड़ा टाइम क्वांटम ले लिया तो ऐसा लगेगा कि FCFS चल रहा है, कि जो प्रोसेस पहले आया है वही चलता रहेगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइम क्वांटम हम ले लेंगे तो ऐसा लगेगा कि लाइन से प्रोसेसेस चल रहे हैं एक एक करके, तो ऐसी वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें कि हम टाइम क्वांटम की सिलेक्शन सही से करें। अब बात करते हैं प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग की। तो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में हमारे पास जो है वो प्रीएम्पशन नॉन प्रीएम्पशन दोनों थी। अच्छा, ये हमारे पास क्रिटिकल टास्क जो थे, इंपॉर्टेंट टास्क जो होते थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें प्रायोरिटीज़ पता है कि यार ये इंपॉर्टेंट टास्क है, इसको पहले कर दो।
हमने उसको हाई प्रायोरिटी दे दी तो वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारा प्रायोरिटी टास्क भी वेट कर रहा है बाकी टास्क के कंप्लीट होने का, बाकी प्रोसेसेस के कंप्लीट होने का। इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबल इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें प्रीएम्प्टिव वर्जन भी अवेलेबल है, इसका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन भी अवेलेबल है। डिसएडवांटेज की बात करें तो स्टारवेशन ऑफ लो प्रायोरिटी प्रोसेस, अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस बार बार आते रहे तो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस तो बेचारे एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएंगे, तो उस सिचुएशन में जो है वो स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करते हैं मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग की। तो मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग में एक फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड हो गई एग्जीक्यूशन। हमने जो है वो अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग क्यूज़ को असाइन कर दिया ताकि वो अच्छे से मैनेज हो सके। अच्छा, विद इन अ क्यू कोई स्टारवेशन नहीं थी, हम अलग अलग एल्गोरिथम्स यूज़ कर पा रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी थी, हर क्यू एक अपना एल्गोरिथम यूज़ कर रही थी, तो ये चीज़ हमारे हाथ में थी। कुछ डिसएडवांटेज थे, डिसएडवांटेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जब हम ये एल्गोरिथम पढ़ रहे थे, तो हमने इसका डिसएडवांटेज डिस्कस किया था जिसको हमने फिक्स किया था अपने मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूलिंग के अंदर, कि हमारे पास जो है वो उसमें ये हो रहा था कि हमारे पास प्रोसेसेस को पहले से पता था कि उनको कौन से क्यू में जाना है और उन्होंने उसी में ही रहना है, फिक्स्ड है। तो ये एक प्रॉब्लम थी, इसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया वीडियो में, आप वीडियो देख सकते हैं। तो उस का सोल्यूशन मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूलिंग में आया था, जिसमें एक एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के साथ साथ अपनी क्यू को भी जो है वो शिफ्ट कर रहा था, नेक्स्ट क्यू पे मूव कर रहा था। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज ये थे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मल्टीपल क्यूज़ हैं, उनको मैनेज करना, सबके अलग अलग रूल्स हैं, और एक प्रोसेस जो है वो मल्टीपल क्यूज़ में जो है वो शिफ्ट हो रहा है, मूव कर रहा है, तो वो थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन इसकी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गई है। और उसमें हमें जो है वो टाइम क्वांटम का ये देखना और क्राइटेरिया वगैरह सारा सेट करना है कि क्या टाइम क्वांटम किसके लिए, कौन सा टाइम क्वांटम होना चाहिए, कौन सी क्यू के लिए कितना टाइम क्वांटम रखें। हमने इसको जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि 2 क्यूज़ थी और दोनों जो है वो राउंड रॉबिन को यूज़ कर रही थी। तो ये सब डिसीजंस लेना कि कितना कितना टाइम क्वांटम होना चाहिए और क्या सोच के रखना है, क्या क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करना है, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है इसमें। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.